सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो डिस्कस करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आज के जो हम लोग के टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस, फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर लगातार आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। सो इसमें एक तो फार्मर प्रोटेस्ट है और एक आप कह सकते हो कि जो लॉज है रिलीजियस कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड यूपी में एमपी में जो लॉज लेकर आए गए हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं। सेम से आर्गुमेंट्स आपके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो कुछ नया होता है तो हम लोग ऐड कर लेंगे उसको, ठीक है। सो वही सेम आर्टिकल अगर रोज का रोज आएगा तो फिर वहाँ पे आपने जो एक कंटेंट डिस्कस किया हुआ है तो वही मोर देन सफिशिएंट है। कुछ अगर नया पॉइंट अगर आता है तो उसको फिर हम लोग ऐड कर लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आज भी आपका फार्मर प्रोटेस्ट पे आर्टिकल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, ये थोड़ा एक नया चीज़ है, इसको भी देखेंगे। ये टॉपिक आपका पॉलिटी में भी ऐसे बन सकता है टॉपिक, ठीक है। कतर क्राइसिस आईआर का ये टॉपिक हो जाता है। चाइना का आर्टिफिशियल सन के ऊपर आपका मेंस का क्वेश्चन भी आपका बेस्ड है। ये आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आपका बन सकता है, चाइना का आर्टिफिशियल सन। और आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है, नया बैच आपका शुरू हो रहा है। पहला भी अभी हम लोग का पेपर 1 चल रहा है, ठीक है। पेपर 1 के बाद फिर वी विल स्टार्ट विथ पेपर 2। पेपर 2 आपका शुरू होगा, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शनल्स जो हैं, सो जो बच्चे इस नए बैच को ज्वाइन करते हैं दे कैन अगेन दे कैन डू पेपर 1, ठीक है। क्योंकि नया जो उसका कोर्स पेपर 1 का आएगा तो उनका वो पूरा का पूरा जो ऑप्शनल है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो भी एक रास्ता खुल जाता है एग्रीकल्चर ऑप्शनल से। तो यहाँ पे आप हाई स्कोर कर सकते हो अपने ऑप्शनल में, 270+, 80+, 280+ और 300 है ना। तो ये अगर इस ऑप्शनल को देखोगे तो जो पेपर 1 हो पूरे तरीके से ज्योग्राफी से काफ़ी रिलेटेड है, बहुत ही कम सिलेबस है। और पेपर 2 में थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत हाई स्कोरिंग है, ऑप्शनल है, तो इसको आपको करना है। और जो आपके 300-350 पेज के नोट्स क्लास में ही बनवाए जाएंगे तो उसी के थ्रू आप कर सकते हो। पूरा सिर्फ आपको वही सिर्फ पढ़ना और कुछ भी नहीं करना। सो यहाँ पे यूपीएससी सीएससी आपको सिलेक्ट करना है, अनअकैडमी.com अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको मेंटर असाइन किए जाते हैं। आप सेपरेट जो है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स का ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेते हो या फिर कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेते हो, इस कोड का याद रखना आपको, SPLIVE कोड इस्तेमाल करोगे, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हो, साथ में दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे। जो क्वेश्चन आपको मेंस का दिया जाता है उसका आंसर आपको पोस्ट करना है डेली डोज विद s.pandey। और इस सेशन का जो PDF है वो आपको डाउनलोड करना है SP करंट अफेयर्स से, ठीक है। SP करंट अफेयर्स जो है इस टेलीग्राम चैनल से आपको इसका जो PDF है वो डाउनलोड करना है। unacademy.com/@SPLive में आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो अगेन फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर है। कई सारे इसमें ओपिनियंस जो है वो दिए आपके गए हैं और 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों को कंबाइन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ जो ब्रीफ में पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो फार्मर से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हैं, सो आप में से कई स्टूडेंट्स से कमेंट आपने किया कि क्या आप फार्मर हैं क्या। देखो इसमें कोई फार्मर है या फार्मर नहीं है, उसमें वो डिबेट एक डिफरेंट है, ठीक है। बट जब आप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो तो आपको पूरा एक ओवर व्यू होना ज़रूरी है। जब आप आंसर लिखते हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई आंसर लिखने को आता है सो वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी होगी कि वही स्टूडेंट लिख सकता है जो फार्मर है। तो इसमें हमें इस तरीके की थिंकिंग नहीं रखनी है, अपने माइंड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है और दोनों तरफ के ओपिनियन को जानना है। मतलब फार्मर्स का क्या कहना वो भी जानना है, सरकार का क्या कहना वो भी जानना है। तभी आप कंप्लीट पिक्चर को लेते हुए जिस भी तरीके का क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो फाइनली आपको उस एग्ज़ाम में अच्छा करना है, तब जाके कहीं आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है आप उसका कारभार संभालते हो और वहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फार्मर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। देखो कुछ चीज़ें हैं जो फार्मर्स का कंसर्न है। देखो फार्मर्स हैं, अब फार्मर्स में भी आपको ये समझना है कि फार्मर्स सिर्फ एक कैटेगरी के फार्मर्स नहीं हैं। फार्मर्स बहुत रिच फार्मर्स भी हैं, फार्मर्स जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी हैं, ठीक है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स भी आपके हैं। तो आपके पास रिच फार्मर्स भी हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं।
देखो फार्मर की लाइफ अगर देखोगे इन जनरल, मतलब अगर आप जो एक परसेप्शन है वो क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, अगर हमारे देश का एग्रीकल्चर को अगर देखोगे तो इस एग्रीकल्चर को कभी भी हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में नहीं कंसीडर करते हैं। एग्रीकल्चर को हम कैसे कंसीडर करते हैं? जस्ट एज अ कल्चर, मतलब एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, एक कल्चर को जो है, इस कल्चर को एक वे ऑफ लाइफ के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, कल्चर जो है, कल्चर मतलब जो वे ऑफ लाइफ है, उस वे ऑफ लाइफ के रूप में ही देखते हैं। जैसे सुबह उठे, खेत गए, वापस आए, इस टाइप की एक्टिविटीज़ आपकी होती रहती, तो एक वे ऑफ लाइफ है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में जो भी फार्मर्स उसको देखते हैं तो वो फिर अपनी अर्निंग भी कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है कि जब आप किसी एग्रीकल्चर को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में लोगे तो इससे क्या होगा, आप ये देखोगे कि आपको कितना इनपुट कॉस्ट है, कितना आउटपुट आपका आ रहा है। ठीक है, कितना आपको खर्चा करना पड़ रहा है सीड में, बीज है जो आप खरीद रहे हो, फर्टिलाइजर में, अलग अलग कितना आपको खर्चा कर रहे हो और कितना आपको अर्निंग हो रही है। ठीक है, ये जो है कितना अर्निंग हो रही है। इस अर्निंग के लिए आप क्या करोगे? इस अर्निंग के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप जो है, जो मार्केट है, उस मार्केट के बारे में भी जानो, किस चीज़ का ज़रूरत है, उस बेसिस पर चीज़ों को प्रोड्यूस करो। अगर मार्केट के अंदर सपोज करो पनीर का बहुत डिमांड है तो आप डेयरी इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हो, और मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक फूड का बहुत डिमांड है तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जब तक आप मार्केट के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप क्या प्रोड्यूस करते हो वो फिर क्या होगा, क्या प्रोड्यूस करते हो वो इतना सस्टेनेबल नहीं होगा आपकी अर्निंग के लिए। सो जो भी फार्मर, जैसे अगर जो रिच फार्मर हैं, वो रिच फार्मर अगर आप देखते हो तो ये रिच फार्मर बेसिकली इस चीज़ पर फोकस करते हैं। आउटपुट जो अपना बढ़ाने के लिए है ना, वो मार्केट की स्टडी करते हैं और डिमांड के बेसिस पर वो चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, और जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर जाके मतलब अपने प्रोडक्ट को भी बेचते हैं। मतलब उन्हें पूरा माइंड में क्लियर माइंड उनको रहता है कि हाँ हमें कहाँ बेचना। तो यहाँ पे रिच फार्मर्स का तो इस क्योंकि वो क्या है, जैसे आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गई, सर्विस सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर भी वो उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो वो जो भी काम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, प्रॉफिट जो है वो उनको हो, और वो फार्मर्स को होता भी है। अब अगर आप दूसरे कैटेगरी के फार्मर्स की बात करो, ये स्मॉल और मार्जिनल, जो कि 70 से 80% जो हमारे फार्मर्स है वो स्मॉल और मार्जिनल है। अगर आप स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देखते हो तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इनके पास क्या ऑप्शन है, इन्होंने कभी भी, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, ये इस पार्ट पर वर्क नहीं करते हैं। मार्केट के रूप में अगर आप जाओगे गांव देहात में तो वो फार्मर्स की एक डेली रूटीन होती है, खेतों में जाना और अपना जो भी कार्य है उसको करना, मतलब वो उसके पार्ट, लाइफ का एक पार्ट होता है। उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में फार्मर कंसीडर नहीं करता, और जो भी चीज़ें उगती हैं उसको अपने कंजम्पशन के लिए, और जो थोड़ा बचता है उसको फिर बेचा जाता है। तो उसको कैसे बेचा जाता है? उसको बेचा ऐसे जाता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप बेचोगे कैसे। बेचने के लिए ऑप्शन ये है कि सरकार प्रोक्योर करती है, तो उस प्रोक्योरमेंट में अपना जो एक तरीके से जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो सरकार FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो प्रोक्योर करेगी, वहाँ पे वो चीज़ें पहुँचाई जाएंगी, वहाँ पे वो फार्मर उसको सेल करेगा और उसे प्राइस मिलेगा। वो प्राइस कौन सा होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका होगा। ठीक है, तो फार्मर्स जो है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, तो उनको ये जो चीज़ है वो बहुत ही एक स्टेबल लगती है, बहुत ही एक स्टेबल लगती है कि ठीक है, एक सरकार ने MSP अनाउंस कर दी। अब MSP अनाउंस करने के बाद हमारा काम ये है कि ठीक है, हमने कुछ प्रोड्यूस किया, कुछ चीज़ें जो है ये हमने खाने के लिए अपना रख लिया, और कुछ चीज़ें जो है वो MSP के थ्रू सरकार ने प्रोक्योर कर लिया। अब जब सरकार इस चीज़ को प्रोक्योर करेगी तो फार्मर को कुछ पैसा मिल सकता है, लेकिन जो रिच फार्मर है वो इस मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और वो लगातार रिच होता जा रहा है। ऐसे बहुत से फार्मर्स आपको पंजाब हरियाणा में मिल जाएंगे।
लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को किस चीज का डर है? वो इस चीज का डर है कि अगर ये एमएसपी खत्म होता है, वैसे सरकार ने नहीं कहा है कि एमएसपी खत्म होगा, लेकिन एक एप्रीहेंशन लगाया जा रहा है कि जिस तरीके के स्टेप्स लिए जाएंगे फ्यूचर में जाके दोबारा से एमएसपी मतलब पूरे तरीके से खत्म किया जा सकता है। तो अगर ये खत्म हो जाएगा तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो सकती है। तो यहां पे क्या है कि हमें जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से जो जिस वे में कंसीडर किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, उस परसेप्शन को चेंज करना, उस परसेप्शन को बदलना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अदरवाइज जो इनइक्वालिटी है वो हमेशा से मेंटेन रहेंगी। जो रिच फार्मर्स है वो रिच होते चले जाएंगे और जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उनके मन में सिर्फ यही सेटिस्फेक्शन रहेगा कि सरकार जो उन्हें 15-20 रुपए पर केजी जो प्रोवाइड कर देती है उसी पर वो खुश अपना रहेंगे। ठीक है, तो ये इस पर चेंज करना बहुत जरूरी। अगर ये इकोसिस्टम बदलता है तो यंग एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आएंगे, इस फार्म इंडस्ट्री का जो है वो पार्ट बनेंगे, और आप कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और रूरल एरियाज जो है, ग्रामीण एरिया, रूरल इकोनॉमी के अंदर भी बदलाव आपके होंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर ही इकलौता एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर बदलाव होते हैं तो उससे जो रूरल या ग्रामीण क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वो आप उसमें बदलाव देख सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इस चीज को इस कंटेक्स्ट में देखो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर आप एग्जांपल लो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में, तो इसमें कोई भी जो कमोडिटी आप मेंशन करते हो एसेंशियल कमोडिटी के अंदर, कोई भी अगर आप कमोडिटी कोई भी चीज इसमें अगर आप इंक्लूड करते हो तो उसमें क्या है कि जो फार्मर है, सपोज करो कुछ जो फूड ग्रेन्स अगर एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाल दिया तो फार्मर उस चीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। फार्मर के अंदर बहुत सी रिस्ट्रिक्शन उसे फेस करनी पड़ती है। उस फूड ग्रेन के प्रोडक्शन, उसके स्टॉकेज, उसके सप्लाई पर उसके रिस्ट्रिक्शंस होती है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस होती है। लेकिन अगर आप उन सारे प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दो और ये कह दो कि आप फार्मर के ऊपर है कि वो फार्मर जो है वो कहाँ पे भी किस चीज़ को कहाँ पे बेचना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, उस पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ कंडीशंस रख दी गई हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, वॉर, फैमिन जैसी चीज़ें आ जाती है, तब फिर वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है। अदरवाइज फार्मर के पास पूरा ये फ्रीडम है कि वो ईजिली इन कमोडिटीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इससे क्या होगा, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट आएगा और फार्मर के पास भी फ्रीडम होगी कि वो चीज़ों को बेच सकता है, खुद से बेच सकता है। अभी उसके बहुत सारे मतलब रास्ते बंद है, मतलब ठीक है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उन कमोडिटीज को 5 या 6 कमोडिटीज को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर उससे एक तरीके से आप कह सकते हो कि विद सर्टेन एक्सेप्शंस आपका हटाया गया। तो ये एक चीज हुई, एक चीज ये आपकी हुई। अब यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें बेनिफिट किसका है? इसमें बेनिफिट जो है वो फार्मर्स का बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि अगर आप एपीएमसी मंडीज की बात करोगे, एपीएमसी मंडीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट्स, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो लॉबीज हैं, यहाँ पे या तो रिच फार्मर्स हैं या फिर इंटरमीडिएटरीज जो बिचौले जिसे आप कहते हो वो इसका पार्ट है। बड़ी बड़ी लॉबीज हैं, एमएलएज, एमपीज, उनका यहाँ पे स्टेक्स होता है। क्योंकि ये जो मंडीज बनी हुई हैं, तो मंडीज ये जो आपकी बनी हुई हैं, इन मंडीज पर ही फार्मर्स को अपनी पहली सेल करनी पड़ती है। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है तो फिर आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। लेकिन इस चीज को आपको समझना है कि लीगल ऑब्लिगेशन ये है कि फार्मर को अपनी जो पहली सेल है वो एपीएमसी मंडीज में करनी होती है। अब ऐसा नहीं कि 2-4 किलो इधर उधर सेल कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया, वो लार्ज जो स्केल में सेल करना होता है। जैसे 1000 टन की बात करो, 500 टन, ऐसा मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट अगर आप बात करते हो, तो जो पहले ही सेल आपकी होती है फार्मर को एपीएमसी मंडीज में करनी पड़ती है। अब क्या है कि इन एपीएमसी मंडीज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास इकलौता ऑप्शन बचता है कि वो यहां पे ही सेल करें, ठीक है। और इसको एक जो क्या होता है कि यहाँ पे भी लॉबीज बनी होती हैं और फार्मर्स को जो है इस चीज का ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट है उनका आपस में डिसाइड कर लेंगे 5-6 रुपए पर केजी ही फार्मर्स को देना है, तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को उतना ही मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनके पास ये मौका आता है कि दे कैन सेल in other areas or they can sell in areas beyond APMCs, so उससे क्या है, उससे फायदा क्या होना है? उससे फायदा ये होना है कि फार्मर की जो फ्रीडम है बेचने की वो बढ़ जाती है,
जो फार्मर की जो फ्रीडम है बेचने की वो बढ़ जाती है। लेकिन फार्मर के मन में ये भी है कि एटलीस्ट उसको पता है कि कहाँ पे उस प्रोडक्ट को उसे सेल करना जाना है। ये एक बहुत ही एक मन में डर भी है कि अगर अभी उसको एपीएमसी मंडीज जाना है, बाद में पता नहीं कहां जाना पड़े अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इसलिए मन के अंदर डर भी है। तो एक डर एमएसपी से रिलेटेड है, एक डर जो है ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये एक बहुत बड़े ऐसे ये रीजंस है जिस वजह से आप कह सकते हो कि एक प्रकार का अप्रहेंशंस फार्मर के मन में है और इस वजह से वो प्रोटेस्ट भी आपका कर रहे हैं। दूसरी बात अगर आप देखते हो स्टेट लेवल की अगर बात करते हो, तो स्टेट लेवल में अगर आप देखते हो तो ये जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो यहाँ पे एक तो इशू आता है कि जो सेंटर है, अगर सेंटर एग्रीकल्चर पे लॉ बनाएगा तो कहीं ना कहीं जो जुरिडिक्शनल इशू आ जाता है। लेकिन मार्केटिंग और ये ऐसे जो प्रोडक्शन सेल है ऐसे एग्री प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वहाँ पे सेंट्रल लॉ बना सकता है। तो एक एंगल तो ये है, लेकिन ये भी समझना है कि अगर ऐसे एरियाज में जहां पे पूरे का पूरा स्टेट का एक जुरिडिक्शन हुआ करता था, अगर वहां पे सेंट्रल लॉज जो है वो इंप्लीमेंट होंगे तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी स्टेट्स जनरेट कर पा रहे हैं, चाहे वो एपीएमसी मंडीज के थ्रू या जैसा भी है, तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट सोर्स ऑफ रेवेन्यू विल ऑल्सो रिड्यूस। तो स्टेट का भी यहां पे कंसर्न आ रहा है और फार्मर्स के भी एक कुछ अप्रहेंशंस आ रहे हैं। तो दोनों को दूर करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, सरकार की, केंद्र सरकार की आपकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो यहां पे ये बातें लिखी हुई हैं, इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। मतलब ये एसपी करंट अफेयर्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको ये पीडीएफ रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपना जो आंसर सेंड करना है वो है डेली डोज विथ s.pandey जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको सेंड करना है अपने आंसर को। ठीक है, तो यहाँ पे इन बातों को ध्यान, अब क्या है कि बहुत से चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है ना। जैसे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो ज़रूरी है। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब जैसे एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स आपकी ग्रो हो रही है। हर जगह वीट राइस नहीं ग्रो हो सकती, डिमांड और दूसरी क्रॉप्स का भी है, कमर्शियल क्रॉप्स का भी डिमांड है, और भी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसी क्रॉप्स है जिनका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है, ऐसी क्रॉप्स भी ग्रो की जा सकती है। तो उसके लिए आपको सर्टेन पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे, सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि फार्मर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब कहने का कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनके पास वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन एरियाज में जाके खुद से पैसा लगा सके, ये बहुत जरूरी है। तो वहां पे क्या है कि जो फार्मर है उसको सिर्फ एक यूनिट के रूप में नहीं देखना है। रिच फार्मर्स रिच होते जा रहे हैं, स्मॉल फार्मर्स और नीचे जाते जा रहे हैं। तो दोनों के इस गैप को ब्रिज करने के लिए जरूरी है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी मिले जिसका इस्तेमाल करके वो ग्रो कर पाए। क्योंकि रिच फार्मर्स के पास पैसा है, इस वजह से अगर उन्हें अपने प्रोडक्ट को यहां से अगर 500 किलोमीटर भी दूर भेजना है या एक्सपोर्ट भी करना है तो वो कर सकते हैं। वो उनके पास इतनी फैसिलिटीज है जिसका वो इस्तेमाल करके सब कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये फाइनेंशियल कैपेबिलिटी जो है उसके पास नहीं है, क्योंकि इतनी अर्निंग वो नहीं कर पाता है। तो उसको क्या है, वहां पे फिर आपको पूरा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कई सारे प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें इस पूरे आर्टिकल के अंदर, 2 आर्टिकल्स आपके मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको एक कंप्लीट पिक्चर हर जगह का लेकर चलना है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका है कि प्ली इन सुप्रीम कोर्ट टू मूव प्रोटेस्टिंग फार्मर्स फ्रॉम दिल्लीज बॉर्डर। दिल्ली बॉर्डर से, जैसे शाहीन बाग केस आपका हुआ था, तो यहाँ पे एक प्ली पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो जजमेंट आएगा ऑनरेबल कोर्ट का उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मतलब जो भी पॉइंट्स पहले शाहीन बाग केस में भी रखे गए थे, तो कोर्ट ने इस चीज़ को कहा था कि द प्रोटेस्ट विच ब्लॉक्ड द पब्लिक वे caused grave inconvenience to commuters and that such protest cannot be allowed and indeterminable numbers of people cannot assemble wherever they choose to protest। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका शाहीन बाग में कहा गया था, शाहीन बाग केस में ये है कि राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल आपका राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट आपका राइट है। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो राइट टू प्रोटेस्ट संविधान के किस आर्टिकल में आता है। राइट टू प्रोटेस्ट आपके पास ये राइट है, पॉलिटी का टॉपिक आ जाता है।
ठीक है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट आप करोगे वो प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लार्जर पब्लिक को वो इनकन्वीनियंस कॉज करे, ठीक है। तो जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो दिल्ली है उस दिल्ली को पूरा हम ब्लॉक कर देंगे और इस तरीके के, तो लार्जर जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो उससे अफेक्ट ना हो, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनकन्वीनियंस उनको बहुत अधिक ना हो, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करो तो वहाँ पे अगर आप उसको पूरा ब्लॉक करोगे तो वहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, तो उनका जो नॉर्मल फूड सप्लाई है वो अफेक्ट होगा। और जो फार्मर्स, जैसे जिन प्रोडक्ट्स को आप खुद इमेजिन करो कि सपोज करो कहीं से दूध आ रहा है, मिल्क आ रहा है, कहीं से सब्जियाँ आ रही हैं, तो वो किसी फार्मर के द्वारा ही ये प्रोड्यूस किया गया है, और वो प्रोडक्ट अगर दिल्ली में नहीं पहुँचेगा तो वो जो पैसा फार्मर्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नुकसान भी फार्मर्स का ही होना है जो आसपास के इलाके में रहते हैं और जो कि दिल्ली में चीज़ों को सप्लाई करते हैं, उनका नुकसान ज़्यादा होगा, साथ में फिर लोगों का मूवमेंट और ये सब चीज़ें भी आपके नुकसान होंगी। तो जो भी आप प्रोटेस्ट करना है वो प्रोटेस्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, लार्जर कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए कि इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपने बात को रख सकें, आप डिसेंट जो है अपना वो शो कर सकें, और बट लार्जर पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। तो अगर इसमें कोर्ट क्या कहती है वो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अग्रेसिव एजेंडा और न्यू लॉ इन गवर्नेंस। तो यहाँ पे कल भी मैंने आई थिंक आपसे, कल या परसों मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक टॉपिक था आपका है ना, जो मैरिज है, मैरिज अगर दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में हो जाती है और कन्वर्जन वाला जो इशू आपका आता है, सो उससे रिलेटेड हमने कई चीज़ें आई थिंक कल या परसों हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और वही चीज़ें आपकी चलती जाएंगी। देखो क्या होता है, ऐसे इश्यूज़ ज़्यादा पिक किए जाते हैं, ऐसे इश्यूज़ को ज़्यादा पिक किए जाते हैं जो काफ़ी मतलब न्यूज़ में भी वो चीज़ें आती हैं जिन चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस कर लेते हो। वैसे दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा कर दिया जाता है जो एक माइंडसेट लेकर उन टॉपिक्स को पिक किया जाता है। और आपको ये समझना है कि जैसे मान लो एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद ठीक है वो चीज़ें कवर हो गई आपकी, आपको नेक्स्ट टॉपिक में मूव करना है, अभी नहीं कि आपको उसी टॉपिक को लेके कैरिड अवे हो जाना है, ठीक है। सो अगर कुछ नया पॉइंट मिलता है, जैसे इस पूरे आर्टिकल में 2-3 पॉइंट्स हैं आपके, वो हमने वैसे भी डिस्कस किया, बट आपको दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वहाँ पे उन पॉइंट्स को आप उसी पर ऐड कर सकते हो, उन्हीं पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे यूपी गवर्नमेंट ने एक जो है लॉ लेकर आए थे जो रिलीजियस कन्वर्जन से आपका रिलेटेड है, जो ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, ठीक है। इसको ध्यान में रख के आपका ये किया गया। तो ये टॉपिक आपका पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस। देखो यहाँ पे 2 एंगल आपको हमेशा से याद रखने हैं, ठीक है। एक जो है यहाँ पे आपको समझना है कि जब आप कन्वर्जन शब्द की बात करते हो, कन्वर्जन शब्द का मतलब क्या हुआ। कन्वर्जन जब आप करते हो तो कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फोर्सफुल हो या फिर एल्योरमेंट हो, एक डिसीजनल ऑटोनॉमी होना चाहिए। अगर आप किसी फेथ को मानते हो और उस फेथ को मानते हुए आपको लगता है कि ये जो नया रिलीजन है इसकी तरफ मेरा फेथ शिफ्ट हो रहा है, बट वो चीज़ आपकी डिसीजनल ऑटोनॉमी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फोर्स किया जाए कि देखो अगर आप ये नहीं मानोगे तो आगे हमारा जो है जो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं मैरिज में वो आगे नहीं हो पाएगा। ऐसी बातें अगर कोई करके प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि ये रिलीजन कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो ये संवैधानिक लेवल पे अलाउड नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल डिग्निटी की बात करते हो या डिसीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हो, इंडिविजुअल चॉइस की बात करते हो, तो संविधान ने ये राइट दिया है किसी भी इंडिविजुअल को कि पहली चीज़ वो अपने लाइफ में के पार्टनर जो भी, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन का हो, उनको चूज कर सकते हैं। साथ में अगर उनको लगता है कि अपने रिलीजन या फेथ को शिफ्ट करना है या दूसरे फेथ की तरफ अपने आप को उसको अवॉइड करना है, तो वो भी अलाउड है। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि ये चीज़ संविधान अलाउ नहीं करता है कि जो भी ये चेंजेस होते हैं वो चेंजेस फोर्सफुल हों, किसी पर आपको प्रेशर क्रिएट करके किया जाए। अगर ऐसा प्रेशर क्रिएट करके किया जाए तो एक ना एक लॉ होना भी
ज़रूरी हो जाता है, जो कि बहुत लेवल पे जो आप कह सकते हो और भी कई डिफरेंट लॉज हैं जो कि इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं और कोर्ट में पिटीशन डाला जाता है कि अगर कोई भी ऐसा फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाए, किसी के फेथ को जो है फोर्सफुल तरीके से चेंज करने का प्रयास अगर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये थोड़े कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पे जैसे अभी ये जो उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है उसके पीछे ये जजमेंट है चंद्रा त्रिपाठी इन प्रियांशी केएम शमरेन केस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाईलाइट किया गया है कि जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज है ना, कन्वर्जन की बात की गई है कि सिर्फ मैरिज के पर्पस के लिए जो ये कन्वर्जन है वो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने कहा। उसके बाद क्या है कि फिर उसके बाद आपका सलामत अंसारी केस में इसमें भी कहा गया था कि नाइदर एनी इंडिविजुअल नॉर अ फैमिली नॉर इवन स्टेट कैन हैव ऑब्जेक्शन टू द रिलेशनशिप ऑफ टू मेजर इंडिविजुअल हु आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल आर लिविंग टुगेदर। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी दो इंडिविजुअल्स अगर है तो उन दो इंडिविजुअल के पास ये पूरा का पूरा राइट है। अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करोगे तो इंडिविजुअल्स के पास पूरा का पूरा राइट है कि वो किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं। उस पर कोई स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, इवन फैमिली इंटरफेयर नहीं कर सकती कि दो इंडिविजुअल अगर वो डिसीजन लेते हैं कि उन्हें कैसे प्रोसीड करना है आगे तो वो खुद ले सकते हैं, एक जो लीगल एज है उसके बाद। ठीक है, जो लीगल एज मतलब जो मैरिज की एज डिफाइंड है बॉयज़ और गर्ल के बीच, उसके बाद उनके पास वो पूरा राइट है कि वो पूरे तरीके से अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये संवैधानिक रूप में भी उनके पास ये राइट है, इस चीज़ को है। लेकिन जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो हाईलाइट किया था कि जो कन्वर्जन है सिर्फ मैरिज के लिए वो सही नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो सोशल नॉर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से है कि चेंजेस अपने आप हो जाते हैं। मतलब माइंड ऐसा इस तरीके से है, सोशल नॉर्म्स इस तरीके से है कि जो मेल पार्टनर है उस मेल पार्टनर का कौन सा कास्ट है या कौन सा रिलीजन है उसमें कन्वर्ट करना पड़ जाता है या चेंज अपना सरनेम चेंज करना पड़ जाता है जो फीमेल पार्टनर। ये एक सोशल नॉर्म्स बन चुका है ना। पब्लिकली कोई भी ऐसा कहेगा कि नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इसी तरीके का जो नॉर्म्स है वो आपका फॉलो किया जा रहा है और किया जाता जा रहा है, मतलब अभी भी होता जा रहा है। इवन जिन्होंने आर्टिकल लिखा होगा उनको भी इसके बारे में पूरे तरीके से जानकारी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल ये है। दूसरा कहा गया कि ये कहा गया कि कोई भी जो पर्सन है ना, उसका एक चॉइस है करने का, किसी भी पर्सन को अपने लाइफ पार्टनर बनाने का जो चॉइस है वो संविधान में मिलता है, वो चाहे इरिस्पेक्टिव वो किस रिलीजन को मानते हैं। और ये आपका राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है जो कि हर पर्सन को प्रोवाइडेड है आर्टिकल 21। तो ये सेम सी बातें अभी हमने कल या परसों भी डिस्कस की थी, क्योंकि इसमें और इससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट आप ये थोड़ा लाइन लिख सकते हो कि लगभग अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा देखो तो 5% इंडियंस हैव इंटरकास्ट मैरिज और लेस देन 3% हैव इंटरफेथ मैरिज। तो यहाँ पे बार बार मैंने एक बार और भी आपको बोला है कि देखो पब्लिक वे में सब लोग कहते हैं कि वो कास्ट को नहीं मानते, वो रिलीजन को नहीं मानते हैं, बट असल में प्राइवेट लाइफ में नहीं कोई करता है ना। अगर आप चाहे कोई कितना भी बहुत ही रेयर केसेस आपको मिलेंगे जो इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, तो इन पब्लिक वी कैन से कि नहीं ठीक है हम जो है कास्ट नहीं मानते, हम रिलीजन नहीं मानते हैं, बट प्राइवेट लाइफ में क्या होगा, मतलब अपना नॉर्मल जो लाइफ है उसमें दे फॉलो कास्ट, दे फॉलो रिलीजन। मैरिज जो है, मैरिज जैसी चीज़, इससे प्राइवेट चीज़ क्या हो सकती है। ठीक है, उसमें भी कास्ट कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कास्ट कंसिडरेशन, रिलीजन कंसिडरेशन। ये क्यों है, ये समाज इस तरीके से बना हुआ है। तो जब तक सोशल रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, सामाजिक लेवल पे बदलाव नहीं होते हैं, लोग अपनी सोच नहीं बदलते हैं हर लेवल पर, ठीक है, और अपने इंटेंशन और एजेंडा को नहीं बदलते हैं, तब तक आप कह सकते हो कि ये जो डेटा है ये शायद इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इट गारंटीज है ना, ईच इंडिविजुअल विल हैव अ प्रोटेक्टेड एंटाइटलमेंट डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ पार्टनर टू शेयर इंटीमेसीज विद इन आउटसाइड द मैरिज, पॉइंट दैट द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट एशियन नेशन यूएस सिग्नल प्रोग्रेस टू रिजॉल्व कतर क्राइसिस। सो कतर क्राइसिस भी है एक इशू, आपका कतर क्राइसिस भी आईआर का टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपका देश है, छोटा सा कतर है, और ये बहरीन है, ये कुवैत है,
ये यूएई है, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया है, और ये आपका जो है इराक है, ईरान है, ठीक है। तो अलग अलग आपके देश हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुपिंग है जिसका नाम जीसीसी है, और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जीसीसी, जिसे हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी वी कॉल इट एज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो ये कतर एक क्राइसिस आपका 5 जून 2017 से चल रहा है। 5 जून 2017 से आपका कतर क्राइसिस है, और ये ग्रुपिंग है। इस ग्रुपिंग का पार्ट ईरान नहीं है, और बाकी देश हैं जैसे कुवैत और बहरीन और ये सारे, सऊदी अरेबिया, ये सब देश इसका पार्ट है। अब कतर जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना के ईरान के साथ एक जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर वेस्ट एशिया में देखोगे, दो पोल्स ऑफ पावर है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है और एक तरफ आपका ईरान है, ठीक है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है और एक तरफ आपका ईरान है। सो ये शिया डोमिनेटेड है, ये सुन्नी डोमिनेटेड है। सो हमेशा सऊदी अरेबिया कहता है कि आपको ईरान से दूर रहना है। कतर इसके क्लोज जा रहा था, तो इस वजह से क्या है कि एक बायकॉट किया गया, कतर का जो है पूरे तरीके से आपका बायकॉट किया गया। और इवन जो ये कहा गया कि बहरीन, सऊदी अरेबिया, इनका एयर स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से काफ़ी एक क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, जिसमें फिर बाद में अभी यूएसए का कहना है कि इसको दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इवन जीसीसी के मेंबरशिप से भी उसको सस्पेंड किया गया था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट, वो है आर्टिफिशियल सन के ऊपर, ठीक है, आर्टिफिशियल सन। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका जीएस पेपर, आर्टिफिशियल सन की बात करोगे तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 साइंस सेक्शन के अंदर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस सेक्शन के अंदर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आर्टिफिशियल सन की अगर आप बात करोगे तो देखो, ये सन की जब आप बात करते हो, सूरज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सन में जो एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी जनरेट जो होती है, उसके पीछे जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी सन के लिए है। तो सन में खुद आप समझ सकते हो कि सन जो है, सन में कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, कि वो सिर्फ अर्थ में ही नहीं, पूरे बहुत सारे प्लैनेट्स में आपकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करता है, मतलब एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल तरीके से चाइना ने किया है, ठीक है। इससे पहले फ्रांस में भी है, कमेंट सेक्शन में लेट मी नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऐसा अब चाइना ने भी किया है, ठीक है, चाइना ने भी किया है, और उसने एक रिएक्टर बनाया है, ये आपको याद रखना है, HL2M टोकामक, ठीक है, ये आपका रिएक्टर बनाया है, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड होगा। जैसे जो कुछ सन के अंदर होता है, सूरज में होता है, वैसा ही कुछ रिएक्शंस इस रिएक्टर के अंदर होंगे, और फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिस एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करने के लिए ये प्रयास आपका किया जा क्या। तो अभी जो अलग अलग सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, और चाइना को भी बहुत अधिक आप कह सकते हो कि एनर्जी चाहिए, और अगर आप खुद देखो कि इसी एनर्जी के लिए ही चाइना, चाहे वो साउथ चाइना सी रीजन हो, वेस्ट एशिया हो या इंडियन ओशन रीजन में ही वो पूरा अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। बट अगर वो इस तरीके के रिएक्टर्स बना लेता है जिससे कि वो बहुत अधिक जो एनर्जी की ज़रूरत है उसकी है, उसको मीट कर सके, सो उसके लिए एक उसको अपने फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत फ़ायदा रहेगा। अपनी जो पॉलिसी वो अपनाता है उस पर भी वो अपने उसमें भी काफ़ी चेंजेस करेगा, उसमें भी स्ट्रेटजिक चेंजेस वो करेगा, क्योंकि फिर उसकी जो डिपेंडेंसी है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, काफ़ी हीट जनरेट होती है, प्लाज्मा जनरेट होता है। प्लाज्मा क्या होता है कि ये सुपर हीटेड मैटर है, जैसे एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल आते हैं, और है ना, और ये एक आयोनाइज्ड गैस के रूप में वर्क करते हैं, ये एक है ना आयोनाइज्ड गैस के रूप में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत आपकी जो एनर्जी है वो आपकी जनरेट होती है। अच्छा, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं तो आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है, शेयर जरूर से करना है, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो सेकंड बैच है वो जल्द शुरू होने वाला है। सो अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना। पेपर 1 की आज क्लास है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल की पेपर 1 की जो नेक्स्ट क्लास है वो आज ही है, ठीक है। सो अगर अभी आप ज्वाइन करोगे तो पहले के भी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, और पेपर 2 भी आपका जल्द लॉन्च होगा, ठीक है। तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो कोर्स एक बार होने के बाद उसके बाद काफ़ी सारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फिर कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे, तो उनको सबको आपको ध्यान में रखते हुए आप अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये रिएक्टर आपका सिचुआन प्रोविंस में लोकेटेड है,
और इसी को आर्टिफिशियल सन कहा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सन रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो इसी को आर्टिफिशियल सन जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज आर्टिफिशियल सन, हाउ इट कैन अनलॉक ए पावरफुल क्लीन एनर्जी सोर्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको लिखना है। और डेली डोज विथ s.पांडे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हो, डेली डोज विथ s.पांडे, ठीक है। इस पर आप अपने आंसर सेंड कर सकते हो। इस सेशन का पीडीएफ आप दूसरे चैनल SP करंट अफेयर्स से डाउनलोड कर सकते हो, करंट अफेयर्स, जिसमें सिर्फ पीडीएफ आपके हिंदू के हैं, तो उसको आप कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।